Welcome back, learner, in the e-learning platform of GS College of Commerce, where I am Assistant Professor Amol Patil. Welcome you all. So in this lecture for BCom 4 subject income tax and topic is income from house property. तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के एक नए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ हम आज आए हैं। ये प्रॉब्लम दो हाउस प्रॉपर्टी के केस में, अगर आपके पास दो हाउस है तो उसका कैलकुलेशन आप कैसे करते हो, तो ये यहाँ पर डिस्कस करने वाले। और यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अनरियलाइज रेंट का। तो अनरियलाइज रेंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अनरियलाइज रेंट होता क्या है, ये भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यही एग्जांपल इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहेगा वहां पर जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद फिर उसको थोड़ा सा रीड आउट कीजिए। रीड आउट करने के बाद मेरे साथ एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए, ताकि आपको सभी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। और इसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सॉल्व करने का एक आसान तरीका है, सबसे इजी टॉपिक है ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो उसके अगर स्टेप आप ध्यान में रखते हैं तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं जाएंगे एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। तो चलो हम भी एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में क्या गिवन है। तो मिस्टर सुहास टू द हाउस द पर्टिकुलर ऑफ विच आर एज फॉलोज। तो हमें दो हाउस की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हमें पहले उसका नाम लिख लेना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हमने कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर सुहास। प्रीवियस ईयर हमारे लिए रहेगा 2019-20 और असेसमेंट ईयर हमारे लिए रहेगा 2020-21। ठीक है, तो ये ईयर हमारे लिए एज इट इज रहेंगे। तो उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे म्यूनिसिपल रेंट, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, एनुअल रिपेयर, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन। उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स, अनरियलाइज रेंट, यहाँ तक कि हमें इंफॉर्मेशन नीचे गिवन है। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द ईयर असेसमेंट ईयर 2020-21। तो उसके हिसाब से हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो चलो यहाँ पे कुछ बेसिक हमें केसेस पता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, चार वैल्यू हमें गिवन रहती है। कौन सी? सबसे पहले वैल्यू रहती है म्युनिसिपल वैल्यू। उसके बाद उसका कंपैरिजन करते हैं हम किसके साथ, फेयर रेंट वैल्यू। इन दोनों को कंपेयर करके हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, विच एवर इज हाई। तो यहाँ पे लिखते हैं हम विच एवर इज मोर बट हाई। ठीक है, विच एवर इज मोर वैल्यू। तो यहाँ पे हम देखते हैं हाउस नंबर 1। अभी यहाँ पे दोनों भी हाउस हमने लेट आउट पर दिए है, क्योंकि ये लेट आउट प्रॉपर्टी का केस है। तो चलो पहले इसमें हमारे पास म्युनिसिपल वैल्यू है 90,000। पहले घर की जो वैल्यू है कितने है, 90,000। और दूसरे घर की वैल्यू है 1,54,000। सेकंड फेयर रेंटल वैल्यू हमारे पास है 95,000 और इस केस में है 1,60,000। इसमें से हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, विच एवर इज मोर, विच एवर इज हाई। तो इसमें से दो वैल्यू में से यहाँ पे कौन सी वैल्यू हाई है, 95,000 और यहाँ पे 1,60,000। ये हो गई हमारी विच एवर इज हाई वाली वैल्यू। ठीक है, जो भी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके कुछ स्टेप है, उसी स्टेप के साथ अगर आप चलते हैं तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं रहेगी। उसके बाद हम आते हैं स्टैंडर्ड रेंट पे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टैंडर्ड रेंट का कैलकुलेशन गिवन है। स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 70,000, 1,40,000। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 70,000 और यहाँ पे लिखते हैं 1,40,000। इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, विच एवर इज मोर वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट। इसमें से हम कौन सी लेते हैं, यल मतलब लोअर वैल्यू। उस वैल्यू को नाम देते हैं हम एक्सपेक्टेड रेंट। उस वैल्यू को नाम देते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। और वो लेते हैं विच एवर इज लेस, लेस वैल्यू। तो यहाँ पे देखो लेस वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे 70,000 और यहाँ पे 1,40,000। कौन सी वैल्यू है, 70,000 और यहाँ पे 1,40,000। ठीक है, और इसका कंपैरिजन करते हैं हम किसके साथ, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड के साथ। इन तीनों के साथ हम इन चारों वैल्यू का हम क्या करते, पहले कंपैरिजन करते। सबसे पहले
म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, उसमें से हाई वैल्यू ली, विच एवर इज मोर वैल्यू। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर किया, विच एवर इज लेस वैल्यू ली, जिसका नाम दिया हमने एक्सपेक्टेड रेंट। उसके बाद हम एक्चुअल रेंट रिसीव्ड को देखते हैं। तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड दोनों भी हाउस के लिए अलग अलग रहेगा, बट यहाँ पे थोड़ा चेंज आपको ये करना है कि जब ये एक्चुअल रेंट रिसीव्ड लेंगे तो इसमें अगर एग्जाम्पल में अनरियलाइज रेंट गिवन होगा तो अनरियलाइज रेंट आपको इस एक्चुअल रेंट रिसीव्ड में से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। अभी आप बोलेंगे कि ये अनरियलाइज रेंट होता क्या है, तो अनरियलाइज रेंट का मीनिंग ये है कि ये अभी तक हमें रियलाइज नहीं हुआ, इसका मतलब अभी तक नहीं मिला। तो हमने इस साल जो भी रेंट रिसीव्ड किया था उस रेंट से हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को लेस कर देंगे। तो चलो लिखते हैं, एनुअल रेंट हमारे लिए गिवन है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, एनुअल रेंट रिसीव्ड गिवन है, जो हमारी टोटल अमाउंट है कितनी है 75,000 और उसकी है 1,70,000। यहाँ पर है 75,000, मैं दोनों वैल्यू इनर कॉलम में लिख रहा हूं और दूसरे हाउस में 1,70,000, दूसरे केस में कौन से 1,70,000। ये कौन सी वैल्यू है जिसको हम एक्चुअल रेंट कहेंगे, उसको हम एनुअल रेंट, सॉरी एक्चुअल नहीं है, यहाँ पर एनुअल रेंट का नाम गिवन है, एनुअल रेंट। वैसे तुम एक्चुअल रेंट रिसीव्ड भी लिख सकते हो और एनुअल रेंट भी लिख सकते हो। तो हमारे पास पहली जो वैल्यू है पहले हाउस की, हाउस नंबर 1 की है 75,000, हाउस नंबर 2 की है 1,70,000, कितने 1,70,000। इसमें से हम क्या करेंगे, अनरियलाइज रेंट को लेस करेंगे। अनरियलाइज रेंट मतलब जो रेंट हमें नहीं मिला उस रेंट को क्या कर देंगे हम एनुअल वैल्यू में से लेस कर देंगे। तो अनरियलाइज रेंट हमारे पास गिवन है, इसका है 30,000 और इसका है टोटल अमाउंट हमारे लिए है 10,000। टोटल अमाउंट कितना गिवन है 10,000। इन दोनों को अगर माइनस करते तो हमें क्या मिलेगा, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। इन दोनों को माइनस करने के बाद क्या मिल जाएगा, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। हाउस नंबर 1 में कितना रहेगा, टोटल कितना है 75,000, उसमें से लेस करेंगे कितना 30,000, मतलब हमारे लिए कितना मिला 45,000। इसका भी वैसे 1,70,000 में से लेस करेंगे 10,000, तो हमारे लिए कितना मिला है 1,60,000। ठीक है, फिर हम दो वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे। कौन सी वैल्यू, एक्सपेक्टेड रेंट वैल्यू और रेंट एक्चुअल रेंट रिसीव्ड वैल्यू। इन दोनों के कंपैरिजन करके एक वैल्यू निकलेगी जिसको हम नाम देंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसको हम क्या करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और उसको कैसे लेंगे, विच एवर इज मोर, विच एवर इज मोर। इसमें से जो मोर वैल्यू है वो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू रहेंगी, जिसको हम शॉर्ट में GAV कहते हैं, GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो यहाँ पे देखो कंपैरिजन करो, एक्सपेक्टेड रेंट 70,000, 45,000, इसमें से विच एवर इज मोर कौन सी है 70,000, इसलिए कितने लिए 70,000। यहाँ पर देखो कितना है 1,60,000। तो ये दो वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे जिसका नाम रहेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमने लिख ली, कितने यहाँ पर है 70,000, वहां पर है 1,60,000। ओके, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स को क्या करेंगे माइनस करेंगे। पर यहाँ पर एक ही कंडीशन है कि म्युनिसिपल टैक्स किसने पेड किया होगा, अगर ओनर पेड करता है तो यहाँ पे लिखेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, पेड बाय ओनर। ओनर अगर पेड करता है म्युनिसिपल टैक्स तो वो लेंगे। तो म्युनिसिपल टैक्स हमें गिवन है 38,000, 38,000, दोनों भी हाउस की वैल्यू सेम है, तो इसको हम क्या कर देंगे लेस कर देंगे 38,000, 38,000। दोनों वैल्यू हमारे इसमें से क्या हो जाएंगे लेस हो जाएंगे। अगर वो लेस होते हैं तो हमें क्या मिलेंगे, दोनों वैल्यू लेस होने के बाद नेट एनुअल वैल्यू, कौन सी वैल्यू मिलेंगे नेट एनुअल वैल्यू। और उस वैल्यू की कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे उस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 32,000। ओके, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा 1,22,000। यहाँ पे मिल जाएगा 32,000, वहां पे मिल जाएगा 1,22,000। ये हो जाएंगे नेट एनुअल वैल्यू, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे NAV,
नेट एनुअल वैल्यू। ओके, इसमें से हम दो डिडक्शन देंगे। फर्स्ट डिडक्शन रहता है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन और सेकंड रहता है इंटरेस्ट ऑन लोन वाला। इसके अलावा अगर कोई भी एक्सपेंसेस ओनर करता है तो उस एक्सपेंसेस का डिडक्शन हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले डिडक्शन को लेस करेंगे। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, दो तरीके के डिडक्शन हमें मिलते हैं यहाँ पर, 24A एंड 24B। तो 24A में हमारे लिए आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन और 24B के लिए हमारे लिए आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो दो तरीके का डिडक्शन हमें मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन किस पे रहता है स्टैंडर्ड डिडक्शन एनएवी पे, जो भी नेट एनुअल वैल्यू निकलेंगी उस पे। तो यहाँ पे मैं एक की लिख लेता हूँ, 32,000 पे 30% यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा। अगर 32,000 पे 30% अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो टोटल वैल्यू निकल के आ जाएंगी 9,600। कितनी निकल के आ जाएंगे, 9,600। और 1,22,000 पर अगर कैलकुलेट करेंगे 30% तो कितना आएगा, 36,600। तो ये दो वैल्यू, ये ब्रैकेट में क्यों लिया मैंने, क्योंकि इसमें से वो टोटल वैल्यू हमें क्या करना है, लेस करना है। तो लेस के लिए हमने वहां पर ब्रैकेट में लिख दिया। उसके बाद कुछ वैल्यू हमें गिवन है, जैसे कि एनुअल रिपेयर रहेगा तो भी हम नहीं लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन, अगर कंस्ट्रक्शन के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन रहता है तो वो लोन हम यहाँ पर कैलकुलेट करें, मतलब यहाँ पर लिखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन सिर्फ किसके लिए, फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए ही होना, तो ही आप उसका डिडक्शन देंगे। परचेस है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो यहाँ पर की वैल्यू है 36,000 और यहाँ पर है 9,000, 36,000 9,000। और इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और माइनस करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। माइनस करने के बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। माइनस प्लस करो, या ये दोनों वैल्यू को माइनस करना है और ये दो वैल्यू को माइनस करना है। अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे लॉस निकल कर आएगा। उस लॉस का टोटल अमाउंट रहेगा 13,000, माइनस में आएगा 13,600। टोटल कितना आ जाएगा, 13,600। और यहाँ पे टोटल अमाउंट हमारा, मतलब टोटल प्रॉफिट आएगा कितना, 76,400। दो तरीके के, एक केस में हमारे माइनस आ गया और एक केस में हमें प्लस की वैल्यू आ गई। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, एक ही वैल्यू रहेंगी, एक तो लॉस रहेगा नहीं तो प्रॉफिट रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये प्रॉफिट में से ये लॉस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। और माइनस करने के बाद जो भी टोटल निकलेंगी वो रहेगा हमारा टोटल प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट है तो टोटल प्रॉफिट अगर आप निकालते हैं तो उसको लेस कर दो, मतलब यहाँ से 76,400 लेस कर दो 13,600, तो वैल्यू निकल के आ जाएंगी टोटल वैल्यू 32,800, सॉरी 62,800। टोटल कितनी वैल्यू निकल के आ जाएंगी, 62,800। इस तरीके से आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तो चलो एक बार फिर से बता देता हूँ। कुछ लोगों की क्यूरीज थी कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, तो मैं एक बार आपको एक और बार समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको चार वैल्यू का कंपैरिजन करनी है। इसमें से सबसे पहले दो वैल्यू, कौन सी, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे। कौन सी लेंगे, विच एवर इज हाई, विच एवर इज हाई वाली वैल्यू, विच एवर इज मोर वैल्यू रहेगी, उसका कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ। फिर कौन सी वैल्यू लेंगे, विच एवर इज लेस वैल्यू। उसके बाद विच एवर इज लेस वैल्यू लेंगे, उसको नाम देंगे हम एक्सपेक्टेड रेंट। अगर अनरियलाइज रेंट नहीं होता है, ज्यादातर केस में नहीं मिलेगा, ये केस में दिया था, तो हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड के साथ। तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड के साथ अगर आप कंपेयर करते हैं, ये एनुअल होने को ना, ये एनुअल वैल्यू है तो ये भी आपकी एनुअल वैल्यू होंगी, ठीक है। तो उसमें से आप कंपैरिजन करके क्या करेंगे, विच एवर इज मोर वैल्यू लेंगे, उस वैल्यू को नाम देंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करेंगे तो टोटल वैल्यू निकल के आ जाएंगे, उसका नाम रहेगा नेट एनुअल वैल्यू। और नेट एनुअल वैल्यू में से दो तरीके के डिडक्शन आप देंगे, एक डिडक्शन अंडर सेक्शन
24A और 24B। 24A में आएगा हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि हमारे नेट एनुअल वैल्यू पे, जो भी नेट एनुअल वैल्यू निकलेंगे उस पे 30% रहेंगे। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन रहेगा, वो सिर्फ फॉर कंस्ट्रक्शन या परचेस का ही रहेगा। तो उसमें दो केस है, एक इंटरेस्ट पेड करंट ईयर का और दूसरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला इंटरेस्ट। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट क्या होता है, ये सभी चीज हमने वहां पर समझ ली थी, सभी चीज आपको समझा दी है। उस टोटल को आप समझ लो और इसके की पॉइंट बनाओ ताकि आपको एग्जाम में ज्यादा डिफिकल्ट ना लगे। ठीक है, आज के लिए हमारा ये जो सेशन है यहाँ पे क्लोज हो जाएगा और हम बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।